फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट रिटन बाय जॉन कीट्स। ये इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश की सेकेंड पोएम है। इस पोएम से हमें समझ में आएगा कि हम नेचर को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, यानी कि नेचर की कैसे तारीफ़ कर सकते हैं और हमें कैसे नेचर को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, यानी कि नेचर पर गौर करना चाहिए। इस पोएम में जो जॉन कीट्स हैं वो यूज़ करते हैं सिंबॉलिज़्म, यानी कि वो कई सारे सिंबल्स का यूज़ करते हैं अपने मैसेज को रीडर्स तक पहुंचाने के लिए। वो कहते हैं कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि नेचर वाकई में एक बहुत अच्छी टीचर है इंसान की, और नेचर हमेशा खुश रहता है। और इस पोएम के अंदर जो ग्रास हॉपर है वो गाता है समर सीजन में और क्रिकेट गाता है कोल्ड विंटर सीजन में। पोएम के पोएट के बारे में कुछ जान लेते हैं। पोएट जो कि है जॉन कीट्स, ये बहुत ही मशहूर इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी परफेक्ट पोएट्री लिखने में बिता दी, और उनकी लाइफ के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिलते थे। उनकी इज़्ज़त तो उनकी मौत के बाद मिली उन्हें। उनके जो ओड्स थे, जैसे कि ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, और उनकी सबसे लंबी पोएम एंडिमायन, ये सब उनके बहुत ही फेमस कामों में से एक है। और वो जो है अपनी पोएम्स में अक्सर सेंशुअल इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट्स ऑल यू नीड टू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। See about the poem. The poem on the grasshopper and cricket was written in the year 1816. ये पोएम जो है वो नेचर्स ब्यूटी से इंस्पायर्ड थी, और इस पोएम की सबसे पॉपुलर थीम जो थी वो था रोमांटिक पोएट्री, थीम ऑफ द पोएट्री ऑफ रोमांटिक पोएट्स। टू बी स्पेसिफिक, द पोएट हियर सेलिब्रेट्स द पोएट्री ऑफ अर्थ, यानी कि जो पोएट है जॉन कीट्स वो धरती की कविता को सेलिब्रेट करते हैं विद द एवर प्रेजेंट सिम्फनी ऑफ नेचर। नेचर के साथ वो धरती की कविता को सेलिब्रेट करते हैं। ये जो पोएम है वो एक सोनेट है 14 लाइनों की, 14 लाइन सोनेट, जिसमें पहली जो 8 लाइनें हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्टेव, जो कि ग्रास हॉपर की शान में लिखी गई हैं, और बाकी की जो 6 लाइन्स है वो है सेस्ट एट, जो कि क्रिकेट की शान में लिखी गई हैं। चलिए इस पोएम की किस्त देख लेते हैं। इन द पोएम जॉन कीट्स डिपिक्ट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि इस पोएम में जॉन कीट्स बात करते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर की, यानी कि खूबसूरती हमारे नेचर की। द पोएम यूजेस द सॉन्ग ऑफ टू स्पेसिफिक दो इनसिग्निफिकेंट क्रीचर्स, द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, टू प्रेज नेचर्स नेवर एंडिंग ब्यूटी, यानी कि इस पोएम में ब्यूटी की तारीफ़ की जाती है कि ब्यूटी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, और इसके लिए वो 2 सॉन्ग्स का यूज़ करते हैं। एक सॉन्ग जो कि ग्रास हॉपर की शान में लिखा गया है, दूसरा सॉन्ग जो कि क्रिकेट की शान में लिखा गया है, और ये दोनों सिंबल्स को यूज़ कर कर पोएट जो है वो तारीफ़ करना चाहते हैं नेवर एंडिंग ब्यूटी ऑफ नेचर की। द ग्रास हॉपर सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ समर इन इट्स सॉन्ग्स, यानी कि ग्रास हॉपर जो है वो गाता है समर के सीज़न में, एंड क्रिकेट टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिंगिंग द ग्लोरी ऑफ नेचर इन विंटर, यानी कि क्रिकेट जो है वो विंटर के सीज़न में गाता है। और ये जो दोनों स्मॉल क्रीचर्स हैं वो वर्ल्ड को इस बात का प्रूफ देते हैं कि जो पोइट्री ऑफ अर्थ है, यानी कि अर्थ की जो कविता है, इज़ नेवर सीजिंग। नेवर सीजिंग का मतलब होता है नेवर स्टॉपिंग। ट्री ऑफ द अर्थ इज़ नेवर डेड, यानी कि जो धरती की कविता है वो कभी नहीं मरती है। When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, यानी कि जब सारी बर्ड्स बेहोश हो जाती हैं या फिर थक जाती हैं सूरज की गर्मी की वजह से और छुप जाती हैं झाड़ियों में, यानी कि they hide in cooling trees. A voice will run from hedge to hedge about the new moon mid. एक आवाज़ आती है एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक, फ्रॉम हेज टू हेज, न्यू मोन मेड की, यानी कि फ्रेशली कट ग्रास की। दैट इज द ग्रास हॉपर्स ही टेक्स द लीड, यानी कि वो आवाज़ और किसी की नहीं है, ग्रास हॉपर्स की है, जो कि आता है लीड में। द समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, यानी कि जो समर के जो प्लेजर्स होते हैं
वो उसका दिल अभी भरा नहीं है उससे। विथ हिज डिलाइट्स यानी कि उसके अपने खुद के प्लेजर्स से। फॉर when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed। यानी कि जब एक ग्रास हॉपर अपनी प्लेजर्स से जो वो आवाज़ें निकालता है उससे वो थक जाता है। he becomes tired with fun, he rest वो आराम करता है। beneath यानी कि नीचे, प्लेजेंट वीड के यानी कि एक बहुत ही अच्छे से वाइल्ड प्लांट के नीचे वो रेस्ट करता है। पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर यानी कि जो धरती की जो कविता है वो कभी नहीं रुकती है। सीजिंग का मतलब होता है स्टॉपिंग, तो वो कविता कभी नहीं रुकती है। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ wrought अ साइलेंस यानी कि एक विंटर की शाम जब टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, बर्फ़ की परत जमने ही वाली होती है, फ्रॉस्ट होता है, वो एक खामोशी सी लेकर आता है। हैज़ wrought अ साइलेंस, wrought का मतलब होता है brought, has brought a silence from the stove their shrills यानी कि जो चूल्हा होता है, स्टोव होता है, वहाँ से आवाज़ आती है, shrills। The cricket song in warmth increasing ever यानी कि वो है क्रिकेट का सॉन्ग जो हमें गर्माहट पहुंचाता है सर्दी के मौसम में। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट यानी कि जब कोई इंसान नींद में होता है तब उसे ये क्रिकेट का गाना ग्रास हॉपर के गाने की तरह लगता है। जब कोई इंसान आधी नींद में होता है, हाफ लॉस्ट। ड्राउजीनेस यानी कि नींद में होना। द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स यानी कि एक सोते हुए इंसान को जो कि हाफ नींद में है उसे क्रिकेट का सॉन्ग ग्रास हॉपर का सॉन्ग लगता है जो कि किसी ग्रास के मैदान से आ रही आवाज़ है। लेट्स सी द ग्लॉसरी। फेंट, फेंट का मतलब होता है वीक महसूस करना, टायर्ड फील करना। मोन यानी कि जब घास जब कटती है बहुत ही शार्प ब्लेड से उसे हम कहते हैं मोन। न्यू मोन मेट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है फ्रेशली कट ग्रासलैंड। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर का मतलब होता है एक प्लांट खाने वाला जानवर यानी कि इंसेक्ट। डिलाइट्स, डिलाइट्स यानी कि जॉयज़, थिंग्स दैट गिव वन जॉय, जो भी आपको खुशी दे वो डिलाइट होता है। वीड, वीड यानी कि एक जंगली पौधा। सीज, सीज का मतलब होता है स्टॉप। व्रॉट, व्रॉट का मतलब होता है ब्रॉट अबाउट। श्रिल्स, श्रिल्स यानी कि बहुत ही बड़ी और साफ आवाज़ आना। क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब होता है एक छोटा सा जंप करने वाला इंसेक्ट जिसमें से बहुत बड़ी आवाज़ आती है।